Hello friends, welcome to daily news analysis of the Indian Express. Today the date is 23rd October, so let's get started. First thing is कि यूएस ने एक डील ब्रोकर की है जिसके थ्रू अब ये जो गाजा स्ट्रिप है यहाँ पर इजिप्ट के थ्रू आप मेडिकल सप्लाईज भेज सकते हो। तो उसी में से इंडिया ने भी भेजा है वाया इजिप्ट। कुछ मेडिकल सप्लाईज हैं, कुछ फूड सप्लाईज हैं। पैलेस्टीनियन प्रेसिडेंट जिनका नाम है महमूद अब्बास, Prime Minister spoke to Palestinian President Mahmoud Abbas to convey condolences over the loss of civilian life. The first humanitarian aid हम लोगों ने भेजा है, कुछ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह हैं, कुछ डिजास्टर रिलीफ मटेरियल है। और जो इस एयरपोर्ट पे लैंड किया उसका नाम है अल अरिश। वैसे ये एयरपोर्ट का नाम याद रखना जरूरी नहीं है। सेकंड, मैंने आपको बताया था कि जब हमने वन नेशन वन पोल डिस्कस किया था कि अगर 24 में भी हमें ऑर्गेनाइज करने हो वन नेशन वन इलेक्शन, तो इलेक्शन कमीशन का कहना था कि हमें 30 लाख ईवीएम मशीन्स की जरूरत पड़ेगी। ऑलराइट, और अभी हमारे पास है 13 लाख और हमें बनानी पड़ेगी करीब करीब 17 लाख। और हमारी अभी जो कैपेसिटी है मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी वो है ओवरऑल अराउंड 7.5 लाख एनुअली। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन का भी यही कहना है कि जो लॉजिस्टिक्स वगैरह की हमें तैयारी करनी होगी फॉर वन नेशन वन इलेक्शन, तो वी नीड एटलीस्ट ईयर्स टाइम। राइट, और ये तो सिर्फ ईवीएम्स की बात हुई है, इसके अलावा वीवीपैट भी तैयार करने होंगे आपको। So even as the law commission is now close to finalizing its report on conduct of simultaneous poll, election commission said that it need for a definite lead time of up to 1 year before implementing, citing the steep logistical challenges. Alright. नेक्स्ट, अब देखिए ये है जिसे हम लोग कहते हैं कि ये पॉलिटिसाइज करना है हमारी ब्यूरोक्रेसी का। ठीक है, ये आप कह लीजिए कि मिसयूज करना है, क्योंकि इनका काम नहीं है किसी पॉलिटिकल पार्टी का प्रमोशन करना। बट यहाँ पे गवर्नमेंट का एक ऑर्डर आया है जिसने सीनियर ब्यूरोक्रेट्स को कहा है, उनको रोप किया है एज डिस्ट्रिक्ट रथ प्रभारी। और ये रथ प्रभारी क्या है? एक तरह के स्पेशल ऑफिसर फॉर यात्रा टू शोकेस द बीजेपी गवर्नमेंट अचीवमेंट। राइट नाउ दिस इज सीरियस वायलेशन ऑफ द सर्विस, क्योंकि उसको न्यूट्रल रखना है आपको। आप उसे अपने पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा के लिए यूज नहीं कर सकते। तो उसी को लेकर आप ये एथिक्स में कोट कर सकते हो इस तरह की चीजें जब आप गवर्नेंस की बात करते हो कि दिस इज सीरियस मिसयूज ऑफ द ग्रॉस मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी। चलिए, नेक्स्ट हमने देखा था पहले जुलाई के मंथ में जब डिस्कस किया था दैट डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड इसने बैन किया था एक्सपोर्ट ऑफ नॉन बासमती वाइट राइस। क्लियर, क्योंकि डोमेस्टिक में प्राइसेस बढ़ने लगे थे। बट एट द सेम टाइम ये राइट भी रखा था अपने पास कि ऑन परमिशन बेसिस अगर गवर्नमेंट परमिशन देती है तो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और इन्होंने एक्सपोर्ट किया है थ्रू नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड। ठीक है, ये एक तरह का कोऑपरेटिव है जो रजिस्टर है अंडर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हमने भेजा है करीब 12 लाख मेट्रिक टन ऑफ नॉन बासमती व्हाइट राइस टू 11 कंट्रीज। यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर मैंने आपको बताया था 24 के हिसाब से, यहाँ पे 29 के हिसाब से भी दिया है कि कितनी वैट मशीन चाहिए हमें, बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट। पर इतना सब याद रखने की जरूरत नहीं है, आप रफ एस्टिमेट रखिए, जो मैंने आपको बताया उतना काफी है। और गाइस, एक्सक्यूज मी। नाउ यहाँ पर डिप्लोमेटिक पैरिटी जो कनाडा के साथ है, तो ये अभी हम इसी पेपर में आगे डिस्कस करेंगे अच्छे से। अभी तो इसको छोड़िए, ये सब सिटी न्यूज है दिल्ली की, नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस। सॉरी, यहाँ पे ना थोड़ी पूजा चल रही है, आज नौमी है ना, तो उस वजह से धुआं धुआं हो रहा है। एनीवे, दीज आर्टिकल्स आर नॉट इम्पोर्टेंट। हम लोग एलजीबीटी का केस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं मेंस 450 सीरीज में। ठीक है, हम लोग को जितनी इन्फॉर्मेशन अपने एग्जाम के लिए जाननी है उतना ही पढ़िए आप। ओके, जस्ट फॉर नॉलेज अभी उसके पीछे मत भागिए, पहले एग्जाम क्लियर कर लीजिए। नेक्स्ट इज डिप्लोमेसी इन क्राइसिस। तो यहाँ पे इसराइल की जो हेल्प कर रहा है यूएसए, उसकी बात हो रही है। बट अल्टीमेटली यहाँ से सिर्फ एक पॉइंट हमें लेना है कि अब जब ये लड़ाई सब खत्म हो जाए, गाजा ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय कर चुके हो आप। ठीक है, हमास को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश में आपने गाजा ही डिस्ट्रॉय कर दिया पूरा। तो अब पोस्ट हमास जो रिजीम होगी, ठीक है, यहाँ के लोगों से वही गलती हुई थी जो मैंने अपने मेंस 450 में आपको पूरा बताया हिस्ट्री कंट्री की। 2006 में इन्होंने इलेक्शन में हमास को जिता दिया था। ओके, तब से ये इशू चला जा रहा है।
तो कहीं ना कहीं अब ये सब खत्म हो जाए, उसके बाद आपको एक moderate post-Hamas regime with support of Arab state and begin the long overdue economic and social construction of Gaza. देखिए, हमें एक मॉडरेट पोस्ट हमास रिजीम सेटअप करनी चाहिए विद सपोर्ट ऑफ अरब स्टेट्स, ताकि एक पीस प्रोसेस इनिशिएट किया जा सके यहाँ पर। क्लियर? नेक्स्ट इज कि इकोनॉमिक मोमेंटम में ये स्टील इंडस्ट्रीज में इतने परसेंट ग्रोथ हुई है, कंजम्पशन बढ़ा, ये सब इतनी माइन्यूट बातें याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये तो डेली की बॉल बाय बॉल कमेंट्री चलती रहती है। यूके पीएम ने क्या किया है अपने यहाँ पर, क्या नहीं, नॉट आवर कंसर्न। हमारे इंडिया के साथ उनके रिलेशंस में क्या अप डाउन आते हैं वो काम का है बस। ये अगेन बीजेपी अपनी आउटरीच बढ़ाना चाहती है थोड़ा मुस्लिम्स की तरफ, तो उसके पॉइंट्स हैं, नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, इसकी बेसिक फीचर्स हम जान चुके हैं। ठीक है, कब लागू होगा, डिलिमिटेशन, फिर उसके बाद जो सेंसस होगा, फिर डिलिमिटेशन होंगे, और उसके बाद आपका काम शुरू होगा ये बिल का इम्प्लीमेंट करने का। अगेन नॉट दैट इंपॉर्टेंट, वो सब देख चुके हैं। यहाँ पर अब देखिए, हम इसराइल जो है वो क्या है कि टेक्नोलॉजी पे काफी ज्यादा रिलाई करता है। राइट, काफी ज्यादा टेक्नोलॉजी पे रिलाई करता है एंड अपनी ह्यूमन इंटरफेरेंस पे थोड़ा कम करता है। तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा फेलियर रहा है कि 3,000 से ज्यादा हमास के मिलिटेंट्स आपकी कंट्री में घुस गए। ठीक है, ओवर 1300 से ज्यादा लोगों को मार दिया, 200 से ज्यादा को किडनैप करके ले गए। तो आपका इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है यहाँ, और ये मोस्टली हुआ है बिकॉज ऑफ ओवर रिलायंस ऑन टेक्नोलॉजी। तो जरूरत ये है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा ह्यूमन इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी इंटेलिजेंस दोनों के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए। क्लियर? तो अब ये टेक्नोलॉजी में क्या क्या यूज करता है, हम भी इसमें से काफी कुछ यूज कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमने थोड़े दिन पहले देखा भी था कि हमारा जो सियाचिन ग्लेशियर है, ठीक है, इस पे रोजाना 5 करोड़ रुपए खर्च होते हैं डेली बेसिस पर इसकी सेफ्टी इंश्योर करने के लिए। राइट, सिमिलरली जैसे जैसे विंटर नजदीक आ रहा है, तो हमें अपना एलएसी और एलओसी दोनों बॉर्डर से थोड़ा थोड़ा ट्रूप्स को नीचे की तरफ लाना पड़ता है। ठीक है, अपनी हाइट से निकाल कर। नेक्स्ट इज कि हम लोग इसमें से क्या टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं, तो वी कैन ऑल्सो यूज दिस थर्मल इमेजिंग कैमरास। ये क्या करते हैं कि जैसे देखिए, हर ऑब्जेक्ट कुछ ना कुछ हीट रिलीज करता है। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि जैसे सपोज ये एक मल्टी बिल्डिंग है। अब हमास क्या करता है कि इन्हीं के बेसमेंट्स में, ठीक है, यहाँ तक कि इन्होंने मॉस्क तक के बेसमेंट्स में ये अपने रॉकेट्स, बॉम्ब्स और ये सब चीजें रखते हैं। अब जब इसराइल इनको इंटरसेप्ट करने की कोशिश करता है, तो वो थर्मल इमेजिंग दिखाता है कि ये यहाँ पर रखें। अब इसराइल अपनी मिसाइल लॉन्च करेगा, वो फायर करता है यहाँ पर, तो साथ में ये पूरी बिल्डिंग भी चली जाती है, एंड फिर वही सब बातें आती है कि 500 लोग मारे गए। ओके, आपकी बिल्डिंग हॉस्पिटल हो सकती है, मॉस्क हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो ये इस वजह से हो रहा है ये सब। सो थर्मल इमेजिंग कैमरास हम यूज कर सकते हैं, पैन टिल्ट जूम कैमरास यूज कर सकते हैं, एंड अदर एडवांस वीडियो एनालिटिक्स सिस्टम। These cameras provide real-time monitoring and help detect and track suspicious activities and individuals. Israel has constructed physical barriers such as fences and walls. Now, the country employs drones to conduct constant aerial surveillance along its borders. तो ये हमें भी करना चाहिए। नेक्स्ट इज एडवांस सेंसर्स एंड कैमरास को यूज कर सकते हैं, एंड इजराइल ऑल्सो यूज दिस बायोमेट्रिक सिस्टम। अब देखिए, ये बायोमेट्रिक सिस्टम हमें अपनी बांग्लादेश बॉर्डर और म्यांमार बॉर्डर पर जरूर यूज करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कई लोग यहाँ से आ जाते हैं, एंटर कर जाते हैं इंडिया में, ठीक है, लेकिन हमारे पास कोई बायोमेट्रिक डेटा डिटेल्स नहीं होती हैं। जैसे अभी मैंने आपको केस बताया था मिजोरम का। मिजोरम में क्या हुआ कि म्यांमार से जो लोग आ रहे थे, उनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि आप इनके बायोमेट्रिक्स रखिए। ठीक है, बट मिजोरम गवर्नमेंट ने मना कर दिया। क्यों? एक तो क्या है, कुकी चीन का आपस का रिलेशन, एथनिक रिलेशन, फिर मिजो गवर्नमेंट के यहाँ इलेक्शन है, सेकंड थिंग। एंड थर्ड थिंग इज कि उनको ये लगता था कि बायोमेट्रिक का यूज करके बाद में हमारे ये जो रिश्तेदारी हैं एक तरह से, उनको वापस म्यांमार में पुश कर दिया जाएगा। ऑलराइट, बट हमें बायोमेट्रिक सिस्टम यूज करना चाहिए, ये जो इलीगल इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है बांग्लादेश की तरफ से इंडिया में, उसको रोकने के लिए। ये एक तरह का फिंगरप्रिंट स्कैनर होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करता है टू इनेबल फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी। ये एफआरटी अपने आप में एक आपका टॉपिक है बहुत अच्छा। ठीक है, अभी हमने ये दिल्ली एयरपोर्ट पे यूज की है, ताकि आपको ना लाइन वाइन में लग के और इस तरह से सब कुछ चेकअप ना कराना पड़े। आपके फेस के कुछ फीचर्स होते हैं, ज्योमेट्रिक शेप होता है सभी के फेस का। ठीक है, उसी को ये रीड करता है, उसी को ऑब्जर्व करता है, और आपको परमिशन देनी है, डिनाई करना है, वो सब उससे डिसाइड हो जाता है। राइट, तो ये दो चीजें हमें यूज करनी चाहिए, बायोमेट्रिक सिस्टम एंड एफआरटी टेक्नोलॉजी। ठीक है, और ये सिर्फ एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी वगैरह के लिए ही नहीं, हमारे गवर्नमेंट स्कूल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, अटेंडेंस की।
ऑलराइट, तो हम वहां पे यूज कर सकते हैं। हमारे गवर्नमेंट ऑफिसेज में अटेंडेंस का इशू है, ठीक है, लोग आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, ये सब इस तरह से यूज किया जा सकता है। तो ये सब आप बता सकते हो कैसे हम टेक्नोलॉजी को अलग अलग फील्ड में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज, ये लोग क्रॉसिंग बॉर्डर पे यूज करते हैं ये सब टू आइडेंटिफाई द पीपल एंटरिंग एंड एग्जिटिंग द कंट्री। They utilize these sophisticated algorithms and data mining technique to analyze large volume of data collected from various sources. This help them identify pattern, trend, and potential security threat. These are accompanied by cybersecurity drills and web monitoring on round-the-clock basis. बट हमास के अटैक में ये सब कुछ फेल सा हो गया, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि उन लोगों ने पैराग्लाइडिंग तक यूज की है अटैक करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज आयरन डोम, काफी फेमस है इसराइल का, कि आने वाली काफी सारे रॉकेट्स और मिसाइल्स को रोक देता है। बट अगेन नॉट 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 100% फुल प्रूफ, ओके, क्योंकि अगर आपने 96 मिसाइल्स रोक भी दिए लेकिन अगर 4 भी गिर गए तो वो आपके अच्छे खासे इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज कर जाता है। ऑलराइट, एंड हमेशा वॉर में ज्यादा नुकसान उसी का होता है जो ज्यादा डेवलप्ड है, ज्यादा एडवांस है, जिसके पास हारने के लिए कुछ है ही नहीं, जो ऑलरेडी जंगलों में रह रहा है या ऑलरेडी डेजर्ट्स में रह रहा है, वो उसका ज्यादा नुकसान नहीं होगा, उस पर मिसाइल गिर भी जाएगी, उसके पास सिर्फ ह्यूमन लॉस ही होगा। लेकिन आपका बनाया हुआ सालों का इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो जाता है। ओके, तो आयरन डोम है वो अच्छी बात है, बट इवन इट इज नॉट ए फुल प्रूफ डिफेंस सिस्टम। नाउ सो ये जो ओवर रिलायंस था इसराइल का टेक्निकल सॉल्यूशन पे, इसकी वजह से ये फेलियर हुआ है। सो देयर शुड बी ए केयरफुल बैलेंस बिटवीन ह्यूमन इंटेलिजेंस एंड सिग्नल इंटेलिजेंस needed to balance a planning and deployment along with presence of security personnel. Now, Israel approached Gaza casually compared to the firmness it has used in the West Bank, where systems like Blue Wolf deployed with the competitive zeal among security units. तो ये टर्म याद रखिएगा, ब्लू वॉल्फ, अगर ये न्यूज में पूछा जाए क्यों था क्या था, तो ये जो इनका वेस्ट बैंक है ना इसराइल की बॉर्डर से, इस वेस्ट बैंक पर ये एक तरह की सिक्योरिटी एजेंसीज हैं जो वर्क करती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको नक्सलिज्म पे पूरा एक फुल प्रूफ लेक्चर दिया है इन 450 प्लस, और उसमें मैंने बताया था कि ये लोग इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय कर देते हैं पूरा, ठीक है, चाहे वो टेलीकम्युनिकेशन का हो, इलेक्ट्रिसिटी का हो, स्कूल्स हो, कॉलेजेस हो, ये सब डिस्ट्रॉय वो लोग इसलिए कर देते हैं क्योंकि वो चाहते नहीं है कि यहाँ पर एजुकेशन बढ़े। क्योंकि अगर एजुकेटेड हो गए यहाँ के ट्राइब्स वगैरह, ठीक है, ये मेन स्ट्रीम से जुड़ गए, तो फिर इनको आप कह सकते हो कि इनको मैनिपुलेट करना, ठीक है, साइकोलॉजिकली मैनिपुलेट करना मुश्किल हो जाएगा नक्सलाइट्स के लिए, उनकी जो आइडियोलॉजी वो प्रोपोगेट करना मुश्किल हो जाएगा। सो इलेक्ट्रिसिटी रिटर्न्स टू छत्तीसगढ़ विलेज आफ्टर 20 इयर्स आफ्टर माओइस्ट डिस्ट्रॉयड द नेटवर्क, राइट। तो गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल भी है और ये जिम्मेदारी भी है कि आप इस इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा बिल्ड करें ताकि ये लोग मेन स्ट्रीम से कनेक्ट हो पाए। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फॉरेक्स स्वैप मैच्योरिटी, बैंक्स गेट रेडी टू रिटर्न $5 बिलियन टू आरबीआई। अब देखिए ये जब होता है, जब जैसे सपोज कि बैंक के पास डिमांड आ रही है, हमें डॉलर में पैसे चाहिए, हमें डॉलर चाहिए, ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, तो बैंक के पास अगर नहीं होता है तो वो आरबीआई के पास जाता है। आरबीआई के पास तो फॉरेक्स रिजर्व रखे हुए हैं ऑलमोस्ट अराउंड, अब तो $700 बिलियन होने वाले हैं, ठीक है। तो बैंक क्या करता है कि हम आपको रुपी दे देते हैं और आप बदले में हमें डॉलर दे दीजिए, तो ये एक तरह का स्वैप हो जाता है दोनों में, क्लियर। और फिर ये फिक्स किया जाता है एक पर्टिकुलर मैच्योरिटी डेट पर, जैसे लास्ट ईयर अप्रैल में ये स्वैप हुआ था और अब जाकर अक्टूबर में ये मैच्योर होने वाला है। तो अब क्या करना होगा, बैंकों को वापस ये डॉलर लौटाने होंगे आरबीआई को, और आरबीआई रिलीज कर देगा रुपी अमाउंट वापस से, ठीक है। तो बैंक्स यहाँ से आरबीआई को वापस करेंगे $5 बिलियन, जो कि अब मैच्योर हो चुका है, ठीक है। और आरबीआई इतने ही इक्वल अमाउंट में मनी रिलीज कर देगी इंडियन करेंसी में, विच कम्स टू अराउंड 40,000 करोड़, राइट। ये होती है फॉरेक्स स्वैप डील, ठीक है, बैंक और इनके आपस में। तो बैंक को अब ये पैसा अरेंज करना है, ये डॉलर अरेंज करना है और वापस से रिटर्न करना है आरबीआई को। सो दैट्स नॉट अ बिग न्यूज, ये चलता रहता है इकोनॉमी में। नाउ डब्ल्यूटीओ की मीटिंग में दो इंपॉर्टेंट इश्यूज निकल कर आ रहे हैं, हमें दोनों इश्यूज जानने चाहिए। पहला है पीस क्लॉज। देखिए हमारा ये जो एमएसपी वगैरह है ना, और हम फूड स्टॉक करते हैं, बफर वगैरह बना के रखते हैं, फिर पुअर पीपल को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 1, 2 और 3 रुपए में। तो इसके अगेंस्ट हमेशा से डेवलप कंट्रीज को ऑब्जेक्ट रहा है कि इससे क्या है कि जो अनाज, जो क्रॉप पूरा आना चाहिए इंटरनेशनल मार्केट में, वो आता नहीं है, आप अपने बफर स्टोर करके रख लेते हो फॉर सेवरल मेट्रिक टन्स, ओके, मिलियन मेट्रिक टन्स। तो उस पे इंडिया की प्रेशर की वजह से फिर एक पीस क्लॉज एग्री किया गया था इन बाली समिट 2013 में, कि चलिए अभी आप टेम्पररी कंटिन्यू रख सकते हो अपनी ये जो डोमेस्टिक मार्केट सपोर्ट है, इसको अभी एमएसपी वगैरह अभी कंटिन्यू रख सकते हो। बट इंडिया इंसिस्ट कर रहा है नहीं, टेम्पररी तो ठीक है, 2013 से टेम्पररी चला रहा है वो ठीक है, लेकिन अब इसको परमानेंट बनाइए आप।
ठीक है, वी हैव लॉट मैनी पुअर पीपल, हम नहीं चाहते हमारे लोग स्टार्वेशन से मरे, इसलिए आप मेक श्योर कीजिए कि अब ये परमानेंट। ठीक है, तो दिस वाज द फर्स्ट इशू। सेकंड इशू, देखिए हुआ क्या था 98 में, 98 में ई कॉमर्स उतना ज्यादा बूस्टअप नहीं हुआ था जैसे स्टार्टिंग में ही था। तो वहां पे ये कहा गया था कि अगर सपोज हम लोग कुछ ऑर्डर करते हैं, सपोज हमने यूएसए से डायरेक्ट ऑर्डर किया इंडिया में, ठीक है, या आप चाइना से आपने ऑर्डर किया फॉर एग्जाम्पल अलीबाबा से, ओके, तो ये आ जाएगा, ये ई कॉमर्स इंडिया में आपको मिल भी जाएगा, पर इस पे सरकार कोई अलग से टैक्स नहीं लगाएगी। ठीक है, उस टाइम तो नेसेंट इंडस्ट्री थी, बट अब इंडिया कहता है कि नहीं, ये जो मोरेटोरियम लगा रखा है ना अपने, मोरेटोरियम ऑन टैक्सेस ऑन क्रॉस बॉर्डर ट्रेड थ्रू ई कॉमर्स, तो ये मोरेटोरियम आप हटाइए। ये लोग क्या कर रहे हैं कि हर 2 साल इसको एक्सटेंड करते जा रहे हैं, बट इंडिया का कहना है कि अब ई कॉमर्स काफी ग्रो कर चुका है, अब ये वेवर हट जाना चाहिए। ठीक है, तो ये दो इशू हैं जो डब्ल्यूटीओ की मीटिंग में इस वक्त चल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। इसराइल हिट सीरिया एंड लेबनान। अब देखिए यही डर था सबको कि ये जो इसराइल की लड़ाई चल रही है, ये ऊपर जाके लेबनान से, ठीक है, जहां पे एक हिजबुल्ला हिजबुल्ला नाम का ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा एक्टिव है। ठीक है, तो एक तो ये अटैक कर रहा है, हिजबुल्ला इज ए शिया मिलिटेंट और ये पूरी तरीके से सपोर्टेड बाय ईरान। ठीक है, तो एक तो यहाँ पे अब इसराइल ने भी हिट किया है लेबनान को, और इस तरफ है यहाँ पर सीरिया, जिनके साथ इनकी पहले लड़ाइयां हो चुकी है, और सीरिया का गोलन हाइट्स आज भी इसराइल के कैप्चर में है। ठीक है, इसराइल ने उस पर कब्जा कर रखा। तो अब इसराइल ने एक फ्रंट सीरिया की तरफ भी खोल दिया, दूसरा लेबनान की तरफ, और इधर गाजा की तरफ तो चल ही रहा है। सिर्फ नीचे इजिप्ट है जिसकी हिम्मत नहीं हो रही है, क्योंकि उनकी आपस में पहले एग्रीमेंट हो चुके हैं, वो 2 बार पिट चुका है इसराइल से। और एक तो अब देखते हैं लड़ाई और कितनी ज्यादा बढ़ती है। यहाँ पर Hamas gunmen just slaughtered more than 1,400 people and kidnapped more than 200 including Americans. ओके, अब कतर इसमें रोल प्ले कर रहा है मिडिल मैन का। देखिए कतर ना हमेशा से फेमस है इस चीज के लिए कि जितने भी टेररिस्ट ग्रुप्स हैं ना, इनके लीडर्स वगैरह हैं, ये यहीं पे रहते हैं, कतर की कैपिटल दोहा में। ठीक है, चाहे आप तालिबान की बात कर लीजिए, जब तालिबान ने कैप्चर नहीं किया था अफगानिस्तान, तो अमेरिका जो भी नेगोशिएशन कर रहा था ना तालिबान के साथ, वो दोहा में ही हो रहे थे। अब यहाँ पर हमास के साथ भी जो नेगोशिएशन करना चाह रहा है अमेरिका, कि पहले तो ये जो 200 लोगों को आपने किडनैप कर रखा है इनको फ्री कीजिए। ठीक है, और इसराइल का स्टैंड बहुत क्लियर है कि जब तक आप हमारे हॉस्टेजेस रिलीज नहीं करेंगे हमारे सिटीजन को, हम बम्बार्डमेंट चालू रखेंगे गाजा पर। ऑलराइट, तो दोहा एक हमेशा से इस चीज के लिए फेमस रहा है। ये एक आप कह सकते हो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ एक लिंक प्रोवाइड करता है अमेरिका को कि आप नेगोशिएट कर सकते हो। तो कतर इज प्लेइंग ए रोल ऑफ मिडिल मैन। ओके, नाउ कतर played an outsized role. It is an American ally with open line to Hamas. Many of Hamas political leaders reside in Doha, that is Qatar's capital. It has a long history of brokering deals with groups that United States consider as terrorist. Okay, सो ये जो और 200 लोग अभी उनकी कैद में हैं, वो उम्मीद कर रहे हैं कि शायद जल्दी कुछ सॉल्यूशन निकले और हम लोग भी अपने घर जा पाए। नाउ अब नॉर्थ कोरिया का थ्रेट इतना बढ़ रहा है इस रीजन में, एक तो बड़ा बेकाबू टाइप का देश है। ठीक है, कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं मानता इंटरनेशनल ऑर्डर के, वो लड़ने के लिए हमेशा तैयार है। और नॉर्थ कोरिया ये है साउथ कोरिया। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा ही नीचे आ जाता है जापान। राइट, उसके बाद हवाई आइलैंड है नीचे, जो कि है यूएसए का बेस। और ये किम जोंग उन ने कहा भी था एक बार कि मेरे पास मिसाइल है जो सीधे हवाई पे हमला कर सकती है। राइट, मतलब दोनों ऐसे बच्चों की तरह लड़े थे एकदम, ट्रम्प एंड किम जोंग उन। किम जोंग उन कह रहा था मेरे टेबल पर बटन है न्यूक्लियर, तो ट्रम्प ने कहा मेरे पास और भी बड़ा बटन है। राइट, तो देखिए ये जो साउथ कोरिया, जापान और यूएसए, ये तीनों एक्सरसाइज करते रहते हैं, नेवल एक्सरसाइज इनमें होती रहती है आपस में, क्योंकि कॉमन एनिमी है नॉर्थ कोरिया, और साइड में चाइना भी बैठा हुआ है। ठीक है, पर चाइना इतना बेकाबू नहीं है, वो फिर भी इंटरनेशनल रेगुलेशंस में आता है। नॉर्थ कोरिया पूरी तरीके से बेकाबू है। तो नेवल एक्सरसाइज तो होती रहती है, बट फर्स्ट टाइम एयरफोर्स ने एक्सरसाइज की है तीनों ने मिलकर, दिस इज फर्स्ट टाइम। तो ये याद रखिएगा, दिस इज द फर्स्ट एवर एक्सरसाइज। तो साउथ कोरिया, यूएसए एंड जापानीज मिलिट्रीज कंडक्टेड देयर फर्स्ट एवर ट्राइलेटरल एयर ड्रिल्स, okay, North Korea nuclear threats इसके अगेंस्ट। The training held near Korean Peninsula to increase defense cooperation and boost their joint response capabilities against North Korean threat. The three countries have occasionally held trilateral maritime drills. ठीक है, maritime drills होती रही हैं जैसे एंटी सबमराइन और मिसाइल डिफेंस एक्सरसाइज, बट दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट परफॉर्म ए ट्राइलेटरल एरियल ड्रिल। ठीक है, एयरफोर्स की फर्स्ट एक्सरसाइज है ये। अब हम आ जाते हैं वियना कन्वेंशन को। ये साइन हुआ था 1961 में, जो कि क्या प्रोवाइड करता है, डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी आपस में। ठीक है, कंट्रीज को और उनके यहाँ पे जो ऑफिशियल, यानी कि जो कनाडा के एम्बेसी में लोग न्यू दिल्ली में काम कर रहे हैं, उनको पूरी तरह से इम्यूनिटी होगी, ताकि वो अपना काम आराम से कर सकें, कोई इंटिमिडेशन ना हो होस्ट गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, तो हमने अभी क्या किया,
हमारे ओटावा में यानी कि कनाडा की कैपिटल में हमारे इंडिया के 20 डिप्लोमेट्स रहते हैं। इनके यहाँ के रह रहे थे कनाडा की एम्बेसी में 61 लोग। तो हमने कहा था देखिए एक पैरिटी क्रिएट कीजिए, और जेनेवा कन्वेंशन में अंडर एन आर्टिकल ये प्रोविजन है कि पैरिटी के लिए आप बोल सकते हो। तो इंडिया ने वही कहा है कि आप बाकी के 41 लोगों को बुला लीजिए अपने देश, ठीक है, सिर्फ 20 लोग रखो यहाँ पर। तो ये ऐसा कुछ गलत नहीं किया इंडिया ने, ठीक है, ये वियना कन्वेंशन में ये पॉसिबल है। देखिए, इट इज फुली कंसिस्टेंट विद आर्टिकल 11.1 ऑफ वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशन, ठीक है। और ये सब आपके जो हैं ये क्या प्रोवाइड करते हैं। और हाँ, एक और बात अपने प्रीलिम्स की याद रखिएगा कि यूनिलैटरल रेवोकेशन नहीं कर सकते आप डिप्लोमेटिक प्रिविलेज एंड इम्यूनिटी का, ठीक है, अदरवाइज वो इंटरनेशनल लॉ से कॉन्ट्ररी होगा। क्योंकि इन लोगों ने यही कहा है कि ये जो कनाडा के लोग जा रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं कि यार हम लोग इसलिए छोड़ के जा रहे हैं कि कहीं इंडिया अपने यूनिलैटरली ना हटा दे हमारी इम्यूनिटी, वरना हमें थ्रेट होगा। तो इंडिया ने कहा है देखिए ऐसा कहीं नहीं होता है, यूनिलैटरली रिवोकेट नहीं किया जा सकता है इम्यूनिटीज को। क्लियर? तो यही बात आपको जाननी थी। नेक्स्ट इज, और ये जेनेवा कन्वेंशन है क्या, तो यूनाइटेड नेशन सेट सम कॉमन प्रिंसिपल एंड टर्म्स ऑन हाउ कंट्रीज मस्ट ट्रीट ईच अदर डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव्स इन ऑर्डर टू इंश्योर फ्रेंडली रिलेशंस एंड मेंटेन प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल्स बिटवीन दी कंट्रीज। ये एक तरह की डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, एग्जाम्पशन फ्रॉम सर्टेन लॉस एंड टैक्सेस ग्रांटेड टू डिप्लोमेट्स। और 61 में ये कंसेंसस साइन हुआ था। और इसके अलावा एक और कन्वेंशन है, कन्वेंशन ऑन कॉन्सुलर रिलेशन 1963। 193 कंट्रीज ने इसको रेटिफाइड किया एंड इट इज लीगली बाइंडिंग। ये बातें याद रखिएगा अपने एग्जाम के लिए। अब ये ये आर्टिकल मोस्टली बाइडेनोमिक्स पर है, ठीक है, अमेरिका में जो हो रहा है, लेकिन ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमारे यहाँ भी वैलिड होते हैं, हमारी कंट्री में भी। फर्स्ट, कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट बढ़ानी चाहिए इस वक्त, तो हम भी बढ़ा रहे हैं, राइट। अभी हमने RRTS लॉन्च किया है, ठीक है, एक्सप्रेस वेज, न्यू पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, ये सब क्या है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट ही है। ताकि जब प्राइवेट वाले ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट पब्लिक यानी कि गवर्नमेंट ज्यादा इन्वेस्ट करे ताकि इकोनॉमी को एक पुश मिले, ऑलराइट। तो ये हम भी कर सकते हैं, हमें भी और कर ही रहे हैं हम लोग पब्लिक इन्वेस्टमेंट, ठीक है। एम्पावरिंग एजुकेटेड वर्कर्स टू ग्रो मिडिल क्लास, यही हमें करना है कि हमारी वर्किंग क्लास या आप कह लीजिए कि बॉटम 50 जो है उसको हमें ज्यादा एम्पावर करना है कि वो भी एक मिडिल क्लास की कैटेगरी में आए। थर्ड इज प्रमोटिंग कंपटीशन टू लोअर द कॉस्ट, यानी कि हमारे यहाँ जो प्रोडक्ट्स बनने वाले हैं वो कम से कम कॉस्ट में बने, ठीक है, एफिशिएंट वे में। और ये चीजें कैसे आती हैं, कंपटीशन से आती हैं। जब स्मॉल बिजनेसेस में कंपटीशन ज्यादा होता है, ठीक है, और कंपटीशन होगा तो चीजें और बेटर तरीके से बनेंगी। नेक्स्ट इज इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना चाहिए, हम भी कर रहे हैं। रिड्यूस ट्रेड डिपेंडेंस ऑन राइवल सच एज चाइना, तो वो हमारी भी कोशिश है। हमने लैपटॉप पीसी के इंपोर्ट पर बैन लगाने की कोशिश की थी, बट हाल फिलहाल के लिए उसको हमने थोड़ा बंद कर दिया है कि अभी नहीं कर रहे हैं। बट हमने फिर भी उसमें मैनेजमेंट सिस्टम डाला है कि कंपनीज को रजिस्टर करना होगा जो इंपोर्ट कर रही है, और ये बताना होगा कि आपने किस कंट्री से कितना इंपोर्ट किया है, ऑलराइट। नेक्स्ट इज रेज द लिविंग स्टैंडर्ड एंड अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल फॉर मिडिल 40 एंड बॉटम 50%, तो ये इंडिया पर भी उतना ही सुटेबल है। नेक्स्ट इज बूस्ट जॉब क्रिएशन। नाउ, अब ये थ्रेट अमेरिका में हमारे यहाँ भी है, कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर इन हैंड्स ऑफ फ्यू, राइट, वही कि हमारे यहाँ भी इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। एंड ट्राई टू एम्पावर लेबर यूनियंस टू सेफगार्ड लेबर राइट। देखिए, अब हमारे यहाँ जो 4 लेबर कोड्स आए थे ना, उसमें जो फर्स्ट लेबर कोड था उसमें कुछ ऐसे प्रोविजन थे कि इवन जो बीजेपी का खुद का एक भारतीय मजदूर संघ है ना, उसने भी कंसर्न रेज किए थे कि ये लेबर्स को पूरी तरीके से बेकार कर देगा, ठीक है, उनकी जॉब सिक्योरिटी को पूरी तरह से खत्म कर देगा। नेक्स्ट हम आते हैं जगन्नाथ टेम्पल पर। देखिए, यहाँ पर ना दो चीजें होती हैं। एक होता है भीतर भंडार यानी कि इनर चैम्बर, जहां पर सारे डोनेशंस और ये सब रखे होते हैं। दूसरा होता है बाहर भंडार, आउटर चैम्बर, ठीक है। तो ये जो इनर चैम्बर है ना, भीतर भंडार, इसको खोला नहीं गया है सिंस 1985। अब इसमें क्या है, इस वॉल में कुछ क्रैक्स वगैरह डेवलप होने शुरू हो गए हैं। तो अब यहाँ से काफी वेल्दी चीजें, और इवन अभी के टाइम की नहीं, पुराने किंग्स ने भी जो डोनेशन वगैरह दिए हैं गोल्ड वगैरह के, वो भी रखे हुए हैं इसमें। तो वॉल्स में क्रैक क्रैक डेवलप हो रहे हैं। तो एसआई की एक रिपोर्ट ने कहा कि देखिए इसको अब ओपन करना जरूरी है, ठीक है। और इसका पूरा कंट्रोल होता है पुरी के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के हाथ में। तो स्टेट गवर्नमेंट ने कह भी दिया कि ठीक है खोल लो, और एक जो पूरी इन्वेंट्री है उसको रिकॉर्ड कर लो कि क्या क्या कितना कितना चीजें अंदर है, और उसकी एक इन्वेंट्री रिकॉर्ड तैयार किया जाए। लेकिन जब इसकी की ढूंढी गई तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने कहा यार इसकी की मिसिंग है, ठीक है। तो फिर उस पर एक जुडिशियल इंक्वायरी ऑर्डर की स्टेट गवर्नमेंट ने, और फिर उसके बाद सडनली कलेक्टर साहब अपीयर होते हैं और कहते हैं कि हमें एक एनवेलप मिला है जिसपे लिखा हुआ है डुप्लीकेट की टू दिस चैम्बर, ऑलराइट। तो फिर उस जुडिशियल इंक्वायरी की जो कमेटी थी उसने अपनी रिपोर्ट तो सबमिट कर दी है, बट अभी तक उसको पब्लिक नहीं किया गया है।
Alright. Now there is demand to open the Ratna Bhandar gained strength after ASI, the custodian of 12th century shrine, gave a requisition for repair or conservation of the chamber. There are apprehensions that cracks have emerged in its wall and that could endanger the precious ornaments. ठीक है, रीओपन करने की जरूरत है ताकि एसर्टेन की जा सके द सेफ्टी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड इट्स कंटेंट एंड टू मेक एन इन्वेंट्री। ये इन्वेंट्री बनाना बहुत जरूरी है क्योंकि लास्ट टाइम 1978 में इन्वेंट्री बनाई गई थी कि कितना कुछ इसमें डोनेशन आया है, बट 1985 में खोला तो गया दोबारा, बट इन्वेंट्री अपडेट नहीं की गई थी। ठीक है, माना जाता है एज पर 1978 उस टाइम की बात है कि 12,831 भारी, भारी मीन्स वन भारी इक्वल टू 11.66 ग्राम, बहुत होता है ना, ऑलमोस्ट 1 तोला। सिमिलरली 22,000 भारी ऑफ सिल्वर यूटेंसिल्स भी। तो ये तो 78 का एस्टिमेट है, तो अब तो और ज्यादा होगा, तो इसको ओपन करके इसकी इन्वेंट्री को अपडेट करना जरूरी है। नाउ इसके लिए परमिशन चाहिए थी उड़ीसा गवर्नमेंट की। Following a direction from Odisha High Court, based on ASI report, the state government attempted to open the chamber for physical inspection in 2018. However, the key of the chamber were not found. तो उस वक्त की जो पुरी के कलेक्टर थे मिस्टर अरविंद अग्रवाल, उन्होंने कहा कि टेम्पल कमेटी की मीटिंग में कि देखिए देयर इज नो इन्फॉर्मेशन ऑन द कीज। ओके, तो इससे पूरे स्टेट में एक आउटरीच क्रिएट हुआ और पुरी के कलेक्टर इसके कस्टोडियन होते हैं असल में इनर ट्रेजर रूम के। ऑलराइट, सो चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ऑर्डर ए जुडिशियल इंक्वायरी, और फिर सडनली कुछ दिन बाद कलेक्टर साहब कहते हैं कि एक डुप्लीकेट की मिली है हमें। ठीक है, तो अब ये जुडिशियल इंक्वायरी ने अपनी कमेटी, इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट तो सबमिट कर दी है। सो लेट्स सी जब पब्लिक होती है रिपोर्ट तो इसमें क्या निकल के आता है। नेक्स्ट इज बिदौन अरब्स। अब देखिए आप ये मानेंगे कि शायद इसराइल में रहने वाले सभी मुस्लिम्स अगेंस्ट होंगे इसराइल के, तो ऐसा नहीं है। इसराइल ने यहाँ पर थैंक्स और ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस किया है एक बिदौन कमांडर नेम्ड अशरफ फॉर पुटिंग अप एन इफेक्टिव डिफेंस अगेंस्ट हमास फाइटर। तो ये लोग इसराइल के बिहाफ में क्यों लड़ रहे हैं? आज से नहीं, ये हमेशा से हैं इसराइल की साइड। द बिदौइंस आर नोमैडिक मुस्लिम अरब who live mainly in the Negev desert of southern Israel। ठीक है, और पहली बात तो ये याद रख लीजिए कि ये जो सदर्न डेजर्ट है, ठीक है, इसी को हम नगेव कहते हैं। यही क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था प्रीलिम्स में। ये एक्चुअली पैस्टोरलिस्ट है विद नो पावरफुल एक्सक्लूसिव नेशनल एफिलिएशन। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा नेशन है, कौन सी गवर्नमेंट है, क्या है, वो अपनी लाइफ बहुत आराम से जी रहे हैं। ठीक है, और वो एनरोल भी करते हैं इसराइल डिफेंस फोर्सेस में, और इसराइल भी पूरा ध्यान रखता है कि इनका एजुकेशन अच्छे से प्रोवाइड किया जाए, इनको एजुकेट किया जाए, इनको मेन स्ट्रीम से जोड़ा जाए, राइट, ताकि ये क्रिमिनल एक्टिविटीज की तरफ ना जाएं। तो सिंस ओटोमन रूल 1914 से 19 तक, उस टाइम की बात है, बिदाउन बिगेन टू सेटल इनटू लार्जली सेडेंटरी लाइफ। ओके, they are employed by early Jewish settlers to guard clusters of their communities in Palestine. Now, during the Arab-Israeli War of 1948-49, many Bedouin provided valuable intelligence to the Jewish militias and newly formed Israel Defense Forces. Some of them also fought against the Arab armies alongside the Jews. Okay, so since this first war in 48-49, तब से ये लोग इसराइल के साथ हैं। In 1950s, Israel recognized a large number of Bedouins as its citizen. तो ये इसराइल ने बहुत अच्छा किया कि इनको अपना नागरिक माना और बराबर स्टेटस देते हुए अपने साथ इनको भी प्रोग्रेस करने की कोशिश की। And helped build settlements for them in Negev desert itself. Many Bedouin continued to serve in Israeli Defense Force, primarily in scouting or tracking units. In 1970, Bedouin Scouting Unit was established in the IDF Southern Command. ठीक है, तो इसराइल ने इनको अपनी आर्मी में भी शामिल किया। In 1986, a desert scouting unit was formed and the station near Gaza Strip। ठीक है, इतना ट्रस्ट है इसराइल को इन पर कि इन्होंने गाजा स्ट्रिप तक पे इनको स्टेशन किया हुआ है। In 2003, IDF created several specialized search and rescue units for mainly Bedouin personnel to serve in the border area. That shows the level of trust between them. In 93, Israel inaugurated a memorial to Bedouin warriors on a hilltop of Galilee। और मैंने आपको मैप में दिखाया भी था सी ऑफ गैलीली, जब मैंने आपसे इसराइल पैलेस्टीन कन्फ्लिक्ट पूरा हिस्टोरिकली डिस्कस किया था। नाउ, क्या इनके लिए भी कंपलसरी है कि आपको इसराइल डिफेंस फोर्स का पार्ट बनना है? तो नहीं, इनके लिए कंपलसरी नहीं है। आर्मी ट्रेनिंग कंपलसरी है सिर्फ जूइश पॉपुलेशन के लिए, इनके लिए वॉलंटरी है। बट 2021 में अराउंड 600 विदाउट वॉलंटरली एनलिस्टेड इन इसराइल मिलिट्री, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट चाहिए ना सबसे पहले, तो रिलीजन और बाकी सब चीजें सेकेंडरी हैं। पहले लोगों को अपनी जिंदगी जीने के लिए जीविका का सोर्स तो मिले। नाउ, हाउ इंटीग्रेटेड आर दे इन दिस सोसाइटी? तो अच्छे खासे इंटीग्रेटेड हैं ये लोग। ठीक है, दे हैव कोएग्जिस्टेड विद जूइश एंड अरब कम्युनिटीज सिंस 1950s।
द विदाउट पॉपुलेशन इन इजराइल इज करेंटली 2,10,000। ये बहुत ज्यादा होती है। ओके, खुद खुद इसराइल में जूइश पॉपुलेशन 70 लाख होगी। नाउ विद ए सिग्निफिकेंट प्रेजेंस इन नेगेव डेजर्ट, तो यहाँ पे इसराइल ने लॉन्च किया है नवंबर 22 में ऑपरेशन नेगेव शील्ड। तो ये ऑपरेशन याद रखिएगा कि ये किस चीज से रिलेटेड, तो ये कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं है, ये है कि ताकि इनको इंटीग्रेट किया जा सके सोसाइटी में थ्रू एजुकेशनल प्रोग्राम्स। ऑलराइट, ऑपरेशन नेगेव शील्ड। अब ये है हमारे पूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इन्होंने कुछ बातें की है जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहले आर्टिकल 324 जो इलेक्शन कमीशन को सारी पावर देता है इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए, ठीक है। ईवीएम इंट्रोड्यूस होने से पहले बैलेट पेपर से हुआ करते थे। यहाँ पर एक टर्म है टोटलाइजर, ठीक है। टोटलाइजर क्या होता है, जैसे आज मान लिया आपका डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, उस कॉन्स्टिट्यूंसी में कई बूथ बनाए जाएंगे। ये एक बूथ है, यहाँ जाके वोट दे लो, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा एंड सो ऑन, ठीक है। अब ये इलेक्शन कमीशन क्या चाहता है, देखिए एक टोटलाइजर मशीन बनाइए, इससे हम कनेक्ट करेंगे ये पांचों बूथ को, ठीक है। यहाँ से जो भी वोट आए वो पांचों हम कनेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आके सारे वोट्स मिक्स हो जाएंगे, ठीक है। और फिर इसमें से हम काउंटिंग करके रिजल्ट अनाउंस करेंगे। इससे फायदा क्या होगा कि जब बूथ लेवल पे काउंटिंग होती है ना, तो सपोज, डोंट टेक इट पर्सनली, बट सपोज कि ये वाला बूथ मुस्लिम मेजोरिटी या मुस्लिम डोमिनेंट एरिया में आता है, ठीक है। तो यहाँ से सपोज कि एक पर्टिकुलर पार्टी है बीजेपी, उसको वोट नहीं मिला, तो उनका जो बाकी 4 से उनको मिल गए, ठीक है, और वो जीत गया, बट यहाँ से नहीं मिला था। तो अल्टीमेटली कई बार क्या होता है कि मिनिस्टर्स इस तरह की धमकी, मैं प्रेजेंट कंटेक्स्ट में बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, हमेशा से है ये, और ये हर पार्टी में देखने को मिलेगा आपको। ये फिर इनको धमकी दी जाती है कि अब देखते हैं आपको वाटर सप्लाई कैसे मिलता है रेगुलर, ठीक है, आपको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कैसे मिलता है। जब भी इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज होगी तो इन 4 में बिजली नहीं कटनी चाहिए, यहाँ से मुझे वोट आते हैं, काटना ही है अगर तो इसमें से काट लेना, ठीक है। अगर वाटर सप्लाई का इशू होता है तो इन 4 में जरूर इंश्योर करना कि यहाँ पर पहुंचे इलेक्ट्रिसिटी, इसमें सॉरी वाटर, यहाँ पे ना भी पहुंचे तो चलेगा, ठीक है। ये क्यों होता है, क्योंकि बूथ लेवल पे काउंटिंग हो रही है, तो जो जीतता है ना उसको भी पता रहता है कि किस बूथ से मुझे वोट नहीं आए थे। तो इलेक्शन कमीशन चाहता है कि इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए एक टोटलाइजर मशीन लगाई जाए, ताकि ये सभी बूथ से आने वाले वोट एक साथ यहाँ पर काउंटिंग होगी, तो किसी को पता नहीं चलेगा कि कौन से एरिया से आपको वोट आए और कौन से नहीं आए। क्लियर है। तो पहला तो ये रिफॉर्म है जो करने की जरूरत है हमें इलेक्शन कमीशन को, ठीक है। अब इनसे गलती बस ये हुई, इनके वर्ड्स बता रहा हूं मैं, अपने नहीं, इन्होंने जो अपने आर्टिकल में बोला, इन्होंने कहा कि हमसे गलती बस ये हुई कि हमने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर लिया कि टोटलाइजर मशीन का प्रोविजन डालिए, ठीक है। और गवर्नमेंट ने अपनी एक प्रॉपर रिपोर्ट सबमिट की, उसने क्या कहा कि दिस इजंट इन नेशनल इंटरेस्ट। अब क्या इसको गवर्नमेंट जस्टिफाई कर सकती है कि एक टोटलाइजर मशीन लगाना नेशनल इंटरेस्ट में कैसे नहीं है? ये तो अच्छी चीज है ना। तो ये वही कह रहे हैं, ये हमारे जो एक्स रिटायर्ड चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, कि बेटर होता है कि अगर हमने आर्टिकल 324 में दी गई पावर का यूज किया होता और हमने खुद टोटलाइजर मशीन का प्रोविजन ला दिया होता, ठीक है। नो बडी वुड हैव डेयर टू चैलेंज इट। तो ये इलेक्शन कमीशन से गलती हुई कि उन्होंने गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया, और गवर्नमेंट कह रही है कि ये इंटरेस्ट में नहीं है। सेकंड, यहाँ पे हमारा काम की चीज है कोलिजियम। तो देखिए अभी गवर्नमेंट एक बिल लाई है जिसमें उन्होंने क्या कहा है कि प्राइम मिनिस्टर, एक कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है, और इसके अलावा एक हमारा ऑपोजिशन लीडर, ठीक है, ये 3 लोगों का कोलिजियम बनेगा और मेजोरिटी से डिसाइड होगा कि कौन को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाना है। तो प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर 2 लोग तो हो गए ना, वो तो समझो सरकार के ही चुना हुआ आदमी बैठेगा। तो ये कोलिजियम की डिमांड हमेशा से थी। अभी प्रोविजन क्या है कि सरकार जिसको चाहती है उसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना सकती है, और ये कोई आज की प्रेजेंट गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर रहे हैं। पहले भी जो गवर्नमेंट थी उसके टाइम भी इलेक्शन कमीशन कहता रहा है कि ऑटोनॉमी अगर चाहिए, अगर अच्छे से काम कर सके इलेक्शन कमिश्नर्स अपने, तो बेटर है कि आप एक कोलिजियम के थ्रू अपॉइंट कीजिए, ना कि सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की मर्जी से। अदरवाइज कहीं ना कहीं थोड़ा बायसनेस आ जाता है, ठीक है। और कोलिजियम, अब आप प्रिंसिपली याद रखिए कोलिजियम किस किस में यूज होता है। तो चीफ इलेक्शन कमीशन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के अपॉइंटमेंट में यूज होता है कोलिजियम, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर के लिए यूज होता है, यहां तक कि डायरेक्टर ऑफ सीबीआई, ओके, इनके लिए भी यूज होता है। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ जजेस वो भी कोलिजियम से ही अपॉइंट होते हैं। तो ये 4 अपॉइंट होते हैं। तो ऑब्वियसली अब जब ये बिल पास हो जाएगा तो ये भी अपॉइंट, सुप्रीम चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी अपॉइंट होंगे कोलिजियम से। और अब इस प्रोविजन, ये जो बिल आ रहा है इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या क्रिएट की है जो इलेक्शन कमीशन को पसंद नहीं आ रही है, वो इनका स्टेटस अभी तक इक्वल होता था सुप्रीम कोर्ट जज के बराबर, इसको डाउनग्रेड कर दिया गया है टू लेवल ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरी। अब सुप्रीम कोर्ट जज जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है, बहुत हाई स्टेटस माना जाएगा। कैबिनेट सेक्रेटरी चाहे कोई कितनी भी बड़ी रैंक हो, बट अल्टीमेटली वो है तो एक ब्यूरोक्रेट ही ना। तो आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर को एक ब्यूरोक्रेट के लेवल पे ला रहे हो, जबकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपने आप में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है।
तो उसके जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनका स्टेटस कॉन्स्टिट्यूशनल होना चाहिए, यानी कि सुप्रीम कोर्ट जज के बराबर, ना कि कैबिनेट सेक्रेटरी के बराबर। तो ये क्रिटिसिज्म है उस नए बिल का। नेक्स्ट इज ऑलरेडी 233 एमपीज ऐसे हैं जिनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस पेंडिंग हैं, तो इलेक्शन कमीशन उसमें कुछ कर नहीं पा रहा है। नेक्स्ट इज जो ओथ लेनी पड़ती है मेंबर्स को इलेक्शन के टाइम, उस ओथ को भी अच्छे से याद रखिए कि आप लॉयल रहेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति, यू विल नॉट डिसोबे द ऑर्डर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन एंड यू विल नॉट वायलेट द मॉरल नहीं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट मॉडल। ऑलराइट, नेक्स्ट इज अब देखिए बात जब फ्रीबीज की आती है तो लीगली तो आप ये नहीं कह सकते कि यार ये लीगल नहीं है, ऐसा तो नहीं है। फ्रीबीज अगर गवर्नमेंट अनाउंस कर रही है तो कर सकती है, बट ये कह रहे हैं कि उसमें कुछ अच्छाई भी है। जैसे एनटी रमा राव, ये पहले आदमी थे जिन्होंने लॉन्च किया था 1 रुपए में राइस, ठीक है। तो इस फ्री राशन ने इंश्योर किया कि देर आर नो स्टार्वेशन डेथ, ठीक है। तो दिस इज वन गुड पॉइंट। सिमिलरली बिहार में नीतीश कुमार ने लॉन्च किया फ्री स्टूडेंट्स विद बाइसाइकिल, ठीक है, स्पेशली फीमेल स्टूडेंट्स। तो उससे क्या हुआ, एनरोलमेंट बढ़ा लड़कियों का और ड्रॉप आउट रेट डिक्लाइन हो गया कि अगर स्कूल 2 किलोमीटर दूर है 3 किलोमीटर दूर है तो अब साइकिल है बच्चियों के पास, वो जा सकती है। पहले पैदल तो नहीं जा सकते आप, तो आप ड्रॉप आउट कर जाते थे स्कूल से। नेक्स्ट इलेक्ट्रल बॉन्ड्स। अब देखिए इलेक्ट्रल बॉन्ड्स मैंने जब इलेक्शन अपना एक लेक्चर भी किया था ना मेंस में, मेंस 450 सीरीज में, तो मैंने बताया था दिस इज द बिगेस्ट फ्रॉड जो इंडियन इंडिपेंडेंट इंडिया में हुआ है। और अब आप इनके टर्म्स में भी सुन लीजिए क्यों ये कह रहे हैं कि ये भी बहुत बड़ा इशू था। इलेक्शन कमीशन wrote very strongly worded letter to the government for 2 to 3 years। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन इसको अपोज करता रहा। अब ये बता रहे हैं कि अरुण जेटली ने जब बजट में ये पेश किया था तब इन्होंने 3 लाइनें बोली थी। पहली कि विदाउट ट्रांसपेरेंसी ऑफ पॉलिटिकल फंडिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो इनको ये बात बहुत अच्छी लगी। सेकंड, उन्होंने कहा कि 70 साल में हम लोग फेल रहे हैं ट्रांसपेरेंसी लाने में इन पॉलिटिकल फंडिंग, तो सेकंड बात भी बहुत अच्छी लगी। थर्ड में इन्होंने कहा इंट्रोड्यूस करेंगे ट्रांसपेरेंसी को, तो ये भी बहुत अच्छी बात थी। तो अब इन्होंने किया क्या है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड लाके एक्चुअली में जस्ट अपोजिट हुआ है ट्रांसपेरेंसी का, कि जो थोड़ी बहुत ट्रांसपेरेंसी एग्जिस्ट करती थी आपने वो भी डिस्ट्रॉय कर दी। पहले आपको हर एक ट्रांजेक्शन या डोनेशन 20,000 रुपए से ज्यादा का रिपोर्ट करना पड़ता था इलेक्शन कमीशन को, और इलेक्शन कमीशन ये सब पब्लिक करता था। आपने ये प्रोविजन ही खत्म कर दिया, ठीक है। इसके अलावा एक और प्रोविजन था कि फॉरेन की कंपनीज डोनेशन नहीं कर सकती, तो अब आपने वो भी अलाउ कर दिया कि इवन फॉरेन की कंपनीज भी, बस वो ये है कि उसका इंडिया में कोई स्टेशन बेस हो, ठीक है, वो भी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन कर सकती है। अब अगर मेरी कोई कंपनी है, माइनिंग कंपनी है, मुझे एक प्रोजेक्ट के लिए माइंस चाहिए, तो मैं क्या करूंगा यार, मैं इनडायरेक्टली इलेक्ट्रल फंडिंग दे दूंगा एक पॉलिटिकल पार्टी को जो पावर में होगी उस स्टेट में, और मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। फिर चाहे वो आदिवासियों के राइट्स वायलेट करे, चाहे फॉरेस्ट वायलेट करे, डजेंट मैटर, ठीक है। और वही हो रहा है। उसी तरीके से कि अगर कोई कंपनी है तो वो अपने पिछले 3 साल के प्रॉफिट का 7.5% देगी डोनेशन, ठीक है। प्रॉफिट इंपॉर्टेंट थिंग वॉज कि प्रॉफिटेबल होनी चाहिए वो कंपनी, आपने ये प्रोविजन भी खत्म कर दिए। यानी कि अब एक लॉस मेकिंग एंटरप्राइज भी है ना, भले ही वो लॉस में जा रही हो वो भी अपना डोनेशन दे सकते हो, और ये 7.5% की लिमिट भी खत्म है, आप अनलिमिटेड डोनेशन दे सकते हो। तो इससे क्या हो रहा है कि मैं आज सेटअप करूंगा एक शेल कंपनी, ठीक है, उसमें मैंने डाला सपोज 7,000 करोड़ रुपए, और ये पूरा का पूरा 100% मैंने एक पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर दिया और कल को अपनी कंपनी क्लोज कर दी, खत्म। इसलिए ये इवन इलेक्शन कमीशन ने कहा इलेक्ट्रल बॉन्ड्स दिस आर रियल फ्रॉड। ओके, नाउ अगर अब एग्जैक्टली यही वर्ड्स वो भी यूज कर रहे हैं कि जो लाइसेंस और कॉन्ट्रैक्ट चाहिए अगर एक कंपनी को, तो वो क्या करेगी, इलेक्ट्रल फंडिंग दे देगी, और ये पूरी तरह एनोनिमस है, और रिटर्न में आपको मिल जाएगा, आपके लोन्स राइट ऑफ हो जाएंगे, या आप लोन ले लीजिए और फिर लंदन एंटीगुआ या जहां भागना है वहां भाग जाइए। ये इनके वर्ड्स हैं। ओके, यानी कि गवर्नमेंट इलेक्ट्रल फंडिंग लेकर हर पॉलिटिकल पार्टी, किसी एक की बात नहीं कर रहे हैं, अलग अलग स्टेट में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी पावर में, ठीक है, वो क्या कर रही है कि इलेक्ट्रल फंडिंग ले रही है इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के थ्रू, और रिटर्न में उनको फेवर दे रही है, और सब कुछ सीक्रेटली हो रहा है। तो जो ब्राइब और किकबैक्स होती थी, रिश्वत दी जाती थी लाइसेंस लेने के लिए, माइनिंग प्रोजेक्ट लेने, आज वो लीगल हो गई है इनकी इस बॉन्ड की वजह से। ओके, सो और इनका कहना है करप्शन इन इलेक्शन हैज बिकम द रूट कॉज ऑफ ऑल करप्शन इन द कंट्री, एंड दिस इज ट्रू। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अब ये कह रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन से कॉस्ट सेविंग होगी वगैरह वगैरह। तो ये कह रहे हैं देखिए 60,000 करोड़ में हुआ था हमारा 2019 का इलेक्शन, ये 6,000 करोड़ में ही हो सकता है। बट अब वन नेशन वन इलेक्शन की बजाय आप सीधे एक काम कीजिए ना, पार्टी की फंडिंग में कैप कर दीजिए। अभी तक एक कैंडिडेट के लिए तो कैप होती है कि आप सपोज 75 लाख से ज्यादा खर्च नहीं कर सकते अपने एक्सपेंस इलेक्शन में, कैंडिडेट के लिए है, बट पॉलिटिकल पार्टी के लिए कोई लिमिट नहीं है, ये जितना अमाउंट चाहें अपने इलेक्शन एक्सपेंडिचर पे खर्च कर सकती हैं। तो इनका कहना है कि ये कैप लगाना जरूरी है पार्टी स्पेंडिंग पे।
नेक्स्ट इज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। तो देर इज आप न्यू स्कीम अनाउंस नहीं कर सकते, बट आप न्यू स्कीम अनाउंस कर सकते हो अगर प्रायर परमिशन मिल जाए इलेक्शन कमीशन से। तो ये ऐसे माइन्यूट पॉइंट्स हैं जो आपको अपने प्रेजेंट्स लिए याद रखने चाहिए। नाउ द टाइम हैज कम दैट वी शुड हैव ए सिंगल फेस इलेक्शन। The kind of hate, rumor, fake news and nonsense that spread over 2.5 months endanger the safety of citizen। ठीक है, तो ये एक और रिफॉर्म में जो ये कह रहे हैं कि सिंगल फेस इलेक्शंस की तरफ हमें जाना चाहिए। ऑलराइट, नेक्स्ट, अब ये विमेन की इशू की बात कर रहे हैं तो उसमें तो उनका कहना है कि इवन बांग्लादेश, पाकिस्तान, मॉलडीव्स में भी 20 to 30% रिजर्वेशन है विमेन को, तो फिर इंडिया में क्यों नहीं। नेक्स्ट इज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। अब पहली बात तो ये है कि ये वॉलेंट्री है, ठीक है। इलेक्शन कमीशन क्या कर सकता है, सिर्फ वार्निंग दे सकता है आपको या बाद में कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है आप पे, लेकिन वो ऐसे कुछ आपको ज्यादा पनिश नहीं कर सकता। तो इसको जनरली माना जाता है टूथलेस एंड स्पाइनलेस है। तो कई बार ऐसी पॉइंट दिए जाते हैं कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लीगल बना देना चाहिए, एक लॉ बना देना चाहिए, ठीक है। बट कोई भी पार्टी उस पर एग्री नहीं करती। बट सेंट्रल इलेक्शन कमीशन फिर भी अपनी पावर यूज करता है अंडर आर्टिकल 324 दैट इफ यू वायलेट द मॉडल कोड यू कांट कैंपेन फॉर 3 days। तो ये एक थोड़ी सी पावर है इसके पास। बाकी इन्होंने ईवीएम को इम्प्रूव भी किया थ्रू वीवीपैट मशीन लगाकर। नेक्स्ट इज इनका कहना है कि आप वोटिंग राइट देने चाहिए एनआरआईज को। तो उनका कहना है, देखिए पहली बात तो कि ये लोग कोई टैक्स देते नहीं है, ठीक है। और अगर आप टैक्स ही नहीं दे रहे हो तो वोटिंग राइट्स किस बात के। दूसरा, हम आईटी पावर है, हम अलाउ कर सकते हैं कि आप फॉरेन में बैठे बैठे भी वोट दे सकते हो। बट फिर वही बात है कि अगर मान लो कोई पैसे देके इनको कहे कि आप ये लीजिए 5,000 रुपए और वोट दे दीजिए इस पर्टिकुलर कैंडिडेट को, तो फिर ये इलेक्शन कमीशन कैसे इंश्योर करेगा कि ये वोट अपना फ्री और फेयर अपनी विल से दे रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको अपने आंसर्स में इंक्लूड करने चाहिए। बाकी स्पोर्ट्स न्यूज़ है। सो थैंक्स फॉर जॉइनिंग दिस सेशन, हैव ए ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग।